मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक नए चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल का जो वीडियो है वो मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम जनरली बायोमोलिक्यूल के बारे में हल्का फुल्का अपने कई वीडियोस के अंदर जो है वो जिक्र कर ही देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में फुर्सत में आपके सामने जो है वो वीडियो जो है वो बनाऊंगा। तो बायोमोलिक्यूल का ये जो भी चैप्टर है उसको मैं आज आपके सामने डिस्कस तो करूंगा, लेकिन बहुत बेसिक से आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बनता है जब आप जो है अपने 12th क्लास के अंदर जाते हैं। वहां पे न्यूक्लिक एसिड वगैरह पढ़ते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह पढ़ते हैं, तमाम तरह की जो साइकिल्स होती हैं जब आप उनको पढ़ते हैं तब वहां पे ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक इवोल्यूशन एक टर्म आता है, तो इवोल्यूशन टर्म के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी ह्यूमन या जो भी सेल बनी तो वो सेल जनरली जो है बनी हुई है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर जी के अकॉर्डिंगली और हार्डन के अकॉर्डिंगली, हार्डन थियरी के अकॉर्डिंगली ये कहना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए वो सभी के सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। और इस बात को एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले मिलर जी ने। और स्टैनले मिलर जी ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि जो भी हमारी सेल्स बनी हुई है वो हमारे बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है। कैसे बनी है? बायोमोलिक्यूल से बनी है। बाद में बायोमोलिक्यूल जो कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हो, बाद में बायोमोलिक्यूल से हमको यही बात उठ करके पता चली कि भाई जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उसी में आपकी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जो भी आप पढ़ते हैं वो सभी के सभी बायोमोलिक्यूल में आते हैं। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से ये बात हमको लगातार ये बात प्रूव हुई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा सेल होता है वो जनरली इन्हीं चीजों से बना है। आज चूंकि हम सेल की स्टडी कर चुके हैं इसलिए हमको पता है कि हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है लिपिड। क्या होता है? लिपिड होता है। उसी तरीके से उसका दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल अपनी सेल को देखेंगे तो हमारी सेल के अंदर आपको सभी तरीके के बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट दिखाई देंगे। मतलब हमारी सेल जो है वो किससे बनी हुई है? बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है। और ये बात हम सबके सब लोग जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब ये जो बायोमोलिक्यूल है वो बायोमोलिक्यूल कैसे बने? मतलब सभी एलिमेंट को हम बायोमोलिक्यूल नहीं बोल सकते क्योंकि ह्यूमन बॉडी को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर वाटर भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हर तरीके के एलिमेंट जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद है। लेकिन उनमें ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कहेंगे या उनको हम बायोमोलिक्यूल की श्रेणी में रखेंगे? और बायोमोलिक्यूल्स में भी हम कई कैटेगराइज करते हैं, कई कैटेगरीज को जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी के सभी जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो जनरली आपके सेल से ही बने हैं। तो भाई सेल से बने हुए हैं तो सेल से बने होने के कारण जाहिर तौर पे आपकी जो सेल है वो किससे बनी है? बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है। तो बायोमोलिक्यूल के अंदर हम जिन ग्रुप्स की बात करते हैं उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है और आपकी लिपिड आती है। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं जनरली? बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल में भी क्या है कि भाई बायोमोलिक्यूल को भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। बायोमोलिक्यूल को हमने जनरली दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करके जो है वो रखा हुआ है। एक कैटेगरी जिसके अंदर हम लोग रखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स की जब आप बात ध्यान रखते हैं तो बहुत ही ध्यान समझिएगा कि हमने इसको क्लासिफाई कैसे किया कि विच वन इज मैक्रोमोलिक्यूल एंड विच वन इज माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसको बताने के लिए क्या हुआ कि भाई हमने ये बताया कि ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका जो एटॉमिक वेट है, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अगर आपका तकरीबन 800 डाल्टन से अगर किसी का जो वेट है वो कम आता है तो हम उसको जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर किसी का जो वेट है वो अप टू 8000 के आसपास में जाता है तो हम उसे जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखें। तो ये हमने क्राइटेरिया फिक्स किया और इस क्राइटेरिया को आपको पता है कि कौन फॉलो नहीं करता है? इस क्राइटेरिया को जो फॉलो नहीं करता है वो है आपका लिपिड। कौन है? लिपिड। लिपिड इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफी कम होता है हमारे अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो है वो मुकाबले। रीजन भी है उसके पीछे का। जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं, प्रोटीन को देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं, लिपिड को देखते हैं, एवरीवन, मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल आपके, इनमें एक चीज कॉमन है वो है आपकी कार्बन। क्या कॉमन है? कार्बन इन सभी में जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट पाया जाएगा। चाहे आप प्रोटीन की बात करिए जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, फिर चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात करिए जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, या फिर चाहे आप लिपिड की बात करिए जो ऑल्सो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। मतलब इन तीनों में एक चीज या इन चारों में एक चीज कॉमन है वो है कार्बन।
क्या, कार्बन। लेकिन बात बस इतनी सी है कि लिपिड जो है इन सभी बायोमोलिक्यूल से अलग इसलिए है क्योंकि लिपिड जो है ना गुरु, वो मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए हमने उसको रखा क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन लिपिड, मतलब जितने के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें लिपिड मौजूद है, इसलिए हमने उसको मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रखा। क्योंकि अगर हम लोग एक सेल को लेते हैं और एक सेल को जो है लेकर के उसे ब्रेक करके तोड़ ताड़ करके ड्राई करके जब भी करेंगे उसके अंदर लिपिड निकलेगा। इट मींस लिपिड जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो आपको प्रेजेंट दिखती है। इस बेसिस पे हमने उसे मैक्रोमोलिक्यूल का जो है वो जगह पे रख दिया है क्योंकि वो बायोमोलिक्यूल में मैक्रोमोलिक्यूल वो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में होता है। लेकिन अंतर क्या है, सबसे पहले मैं ध्यान देता हूं आपको कि अंतर क्या है आपके बाकी मैक्रोमोलिक्यूल और इनमें। कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो मोनोमर से बना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, दे आर मेड अप फ्रॉम मोनोमर। मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, इसको भी समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक एक मोती को लीजिए तो वो मोनोमर है, लेकिन जब कई मोतियां मिल गई, मतलब कई मोनोमर मिल गए तो एक माला बन गया, माला एक पॉलीमर है। तो इसी तरीके से आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं तो डिफरेंट टाइप के शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप स्टार्च पढ़ते हो वो भी ग्लूकोज से बना हुआ है, आप काइटिन पढ़ते हो वो भी ग्लूकोज से बना है। मतलब जब कई ग्लूकोज मिल रहे थे, नंबर ऑफ ग्लूकोज जिस हिसाब से मिलते जाते हैं उसी हिसाब से उनके अलग अलग तरह के शुगर जो है वो बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा वो एक तरीके का पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर। इन द सेम थिंग जो हमारा प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड इफ वन अमीनो एसिड इज वन मोनोमर, मोनो मीन्स वन, ठीक है ना, पॉली मीन्स अलॉट, मतलब बहुत सारा। तो अगर एक मोनोमर से मतलब एक एक अमीनो एसिड मिलता जाता है तो वो एक पॉलीमर बनाता है। इट मींस प्रोटीन भी जो है वो कई कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप से मिल करके बना होता है और कई अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो इसे भी हम लोग पॉलीमर कहते हैं। बट लिपिड नहीं भाई साहब, लिपिड को हम नहीं रखेंगे। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनेगा, लेकिन लिपिड नहीं, क्योंकि लिपिड जो है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने से जो है वो बनते हैं, जहां पे आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तमाम तरह के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बातें करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब लिपिड जो है इस तरीके के किसी भी पॉलीमर से जो है वो नहीं, मतलब मोनोमर से नहीं बना होता है और इसीलिए इसका वेट जब आप देखते हैं तो वो उतना ज्यादा हैवियर वेट इसका जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम चीजों के ऊपर और आ जाते हैं कि जो भी ग्रुप आप देख रहे हैं ये सभी के सभी ग्रुप, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, ये सभी के सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रोमोलिक्यूल्स? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारी बॉडी में काफी हद तक एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तरह भी काम कर सकते हैं, काफी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे वाटर हो गया, गैसेज हो गया, शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया। बगैर इन सब के अगर आप कोशिश करिए कि आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स बन सकता है तो नहीं बन सकता भाई। लेकिन हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जिनका एटॉमिक वेट उतना अच्छा नहीं होता है, जिनका मॉलिक्यूलर मास या किलो डाल्टन जो वेट हम लोग देखते हैं वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करेंगे वाटर को, गैस को, शुगर, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड को, तो ये जनरली आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर जो है वो रखे जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। मींस ये जो होते हैं इनका जब केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो केवल और केवल मतलब सभी के अंदर एक चीज कॉमन होता है कि ये सभी के सभी जो है वो आपके जनरली कार्बन से जो है वो बने होते हैं। इसमें कई ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा। बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और सभी के सभी बायोमोलिक्यूल सेल के अंदर आपके स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ऑपरेट करने के जो है वो काम में आते हैं। 3 ग्रुप हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स के, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं और ये सभी के सभी पॉलीमरिक ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन वही पे लिपिड की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका उस ग्रुप के अंदर नहीं रखा जाता है। पॉलीमर जो होता है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल्स के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बात तो बता दी, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन नहीं है, या लिपिड जो है वो कई जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो एक तरह के नहीं होते हैं। तो ये अलग कैसे? देखो इनमें इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन होगी। जैसे एग्जांपल तो पे आप प्रोटीन लिखेंगे तो उसमें कुछ चीजें एकदम कॉमन होंगी, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो इन मोनोमर्स के अंदर अलग होते हैं, जिनसे कि जो पॉलीमर बनता है वो भी अलग नेचर का बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि हम ये तो जानते हैं कि मोतियों से माला बनेगी, लेकिन अगर मैं सोने की मोतियां लगाऊंगा तो सोने की माला बनेगी,
और हीरे की मोतियां लगाऊंगा तो हीरे की माला बनेगी। इट मींस दैट अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दूं तो प्रोटीन तो बनेगी, लेकिन उस प्रोटीन का जो नेचर होगा वो चेंज होगा। वो क्या होगा? चेंज होगा। तो एक चीज लिखा हुआ है कि डिफरेंट जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, उनमें प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप को लेकर के, कीटोन ग्रुप कौन सा उसमें जुड़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, उस एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड कैसा जुड़ा हुआ है। इन सभी चीजों को जब हम लोग किसी भी जो है बायोमॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं तो उनको हम उस हिसाब से उनका नोमेनक्लेचर वगैरह भी कर देते हैं। मतलब इस तरीके से आप समझिए कि सभी के सभी बायोमॉलिक्यूल, अगर मैं प्रोटीन की बात करूंगा, प्रोटीन के अंदर कुछ चीजें बहुत कॉमन है, जैसे उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉमन होगा, एमिनो ग्रुप कॉमन होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप सभी के सभी एमिनो एसिड के अंदर कॉमन होंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? उनमें चेंज होगा, और फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के कारण वो एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से डिफरेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में? और जब वो डिफरेंट एमिनो एसिड प्रोटीन बनाएगा तो जाहिर तौर पर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है। इन द सेम केसेस यही चीज हमको देखने को मिलता है शुगर के केस में। कहते हैं कि अगर हम लोग लिपिड को हटा दें, अगर हम लोग लिपिड को हटा दें तो सभी के सभी जितने हैं वो पॉलीमराइजेशन से जो है वो बनते हैं। अब आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बेसिक चीजों के बारे में ज्यादा बातें कर रहा हूं, लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर या इस वीडियो के जब आप बाद में जब मैं वीडियो बनाऊंगा आप देखेंगे कि उस वीडियो के बाद आपके पास में बहुत सारे डिटेल वीडियोस लाऊंगा। प्रोटीन के बारे में अलग, लिपिड के बारे में अलग, कार्बोहाइड्रेट सभी के बारे में मैं अलग अलग जो है वो वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। लेकिन यहाँ पे चलते चलते या जाते जाते मैं काफी बातें आपको, छोटी छोटी बातें जो है वो सभी के सभी एलिमेंट के बारे में बताता जाऊंगा, ताकि आप जानते रहिए। मतलब जो भी बायोमॉलिक्यूल है उनके बारे में छोटा छोटा इंट्रो आपको समझना बेहद जरूरी है। तो उनके बारे में हम आपसे सबसे पहले यहाँ पे जिसके बारे में बात करने वाले वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे सेल को पर्टिकुलरली एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराता है, और वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन डिफरेंट चीजों से जो है वो मिल करके बना होता है। ठीक है, जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं, जैसे C6H12O6, ठीक है, C6 मतलब ये जो है 6 कार्बन हो गए और आपके 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 आपके ऑक्सीजन हो गए। अगर 1:2:1 के रेशियो में अगर आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है 6 कार्बन, तो उसको जनरली हम लोग ग्लूकोज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज का। लेकिन जब यही ग्लूकोज है, अब एक ग्लूकोज को बनाने में कितना कार्बन लगा? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक ग्लूकोज बना। तो एक ग्लूकोज बेटा जो है वो आपका एक मोनोमर है। क्या है? एक आपका मोनोमर है। लेकिन जब कई ग्लूकोज इस तरीके से आपस में मिक्स होंगे तो जाकर के वो बन जाएगा अलग अलग तरह का शुगर। समझो, ग्लूकोज एक मोनोमर है, एक मोती है, लेकिन जब यही कई C6H12O6 मिलते जाएंगे, मतलब ये पॉलीमर बनते जाएंगे, तो ये एक अलग तरह का और बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिन्हें जो है हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं या पॉलीमर बनाना कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल कुछ और नहीं है, जो आप स्टार्च देखते हो, सेलुलोज देखते हो, दे ऑल आर मेड अप फ्रॉम ग्लूकोज। ये सभी के सभी ग्लूकोज के ही मिलने से बन रहा है, मतलब C6H12O6 से। लेकिन ये उसका एक तरह का पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर, इसका बड़ा रूप है। तो इस तरीके से हम जितने भी अपने आसपास के पॉलीसैकेराइड्स को देखते हैं, क्या देखते हैं? जितने भी हम आसपास के भाई, जैसे मैंने कहा कि ये सिंगल शुगर था, कौन? आपका जो ये ग्लूकोज था, तो इसको हमने नाम दिया मोनोसैकेराइड। क्या नाम दिया? मोनोसैकेराइड नाम दिया, जो हर किसी के अंदर एनर्जीज वगैरह प्रोवाइड कराने में काफी मदद करता है। और इसी के जब कई ग्लूकोज मिलते हैं तो बन जाता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तब भी क्या बनता है? ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज मिल जाता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये भी आप पढ़ेंगे, तमाम तरह के रिएक्शंस को मैं आपको बताऊंगा, जहां आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पढ़ेंगे, तमाम तरह के और रिएक्शंस के बारे में मैं आपको वीडियोस के अंदर बताता रहूंगा। पहले सुनते रहिए। अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक जो और भी, एक तो हो गया भाई आपका मोनोसैकेराइड, ठीक है, जो ग्लूकोज आपने देखा। अब उसी में जब आप दूसरे कैटेगरी में कूदते हैं तो आपको मिलता है पॉलीसैकेराइड। क्या मिलता है? पॉलीसैकेराइड जो होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ, समझिए 100 to thousands ऑफ मोनोसैकेराइड जब मिलते हैं ना, ठीक है ना, तब जाकर के आपका बनता है पॉलीसैकेराइड। मतलब पॉलीसैकेराइड काफी बड़ी
संख्या में मोनोसैकेराइड्स को कंटेन करता है और इसीलिए ये ज्यादातर जरूरत में जो आते हैं वो आते हैं स्टोरेज में। किसमें आते हैं बेटा? एनर्जी को स्टोर करने में जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं वो यही आते हैं। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप के कौन कौन से पॉलीसैकेराइड भाई? स्टार्च जो प्लांट के अंदर शुगर को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन जो एनिमल के अंदर शुगर को स्टोर करता है, सेलुलोज जो आपके प्लांट की सेल वॉल वगैरह बनाने के काम में आता है। ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, पॉलीसैकेराइड्स है, लेकिन ये सभी बने किससे हैं? ग्लूकोज मोनोमर से जो है वो बने हुए। और यही ग्लूकोज मोनोमर जब जुड़ते जाते हैं तो यही पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। स्टार्च की हम बात करेंगे, स्टोर करता है प्लांट में, जिसमें स्टोर करता है जो भी एक्सेस शुगर होता है प्लांट के अंदर, जो भी प्लांट बहुत सारा शुगर बना लेता है उसको यूज नहीं करता, उसको स्टोर कर लेता है बाद के लिए। उसी तरह ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है, जो आपका देखते हैं वहां पे स्टोर होता है, और साथ में फंगी में भी आप इसको स्टोर करवाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी तरह सेलुलोज जो है वो सेल वॉल वगैरह में काम करता है, काफी ज्यादा पावरफुल और काफी एनर्जी से भरा हुआ होता है। एंड द अनदर पॉलीसैकेराइड जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है काइटिन। बेटा क्या है काइटिन? अब बहुत सारे लोग काइटिन को एज अ प्रोटीन भी बताते हैं, लेकिन देखिए काइटिन एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, लेकिन उसमें कुछ एमिनो ग्रुप्स भी जुड़े होने के कारण हम उसको प्रोटीन की कैटेगरीज में कभी कभी जगह देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं समझेंगे। दैट इज अ पॉलीसैकेराइड। और जितने भी इंसेक्ट की आप इंसेक्ट की स्किन देखते हो, फंगी की जो सेल वॉल देखते हो, वो किससे बनी होती है? काइटिन की जो है वो बनी हुई आपको देखने को मिलती है। एंड दीज आर द पॉलीसैकेराइड, मतलब ये सभी के सभी कई ग्लूकोज के मिलने से जो है वो बनते हैं, मिलने पर मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज दैट, छोटी सी समरी हम बताएंगे आपको प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर, समटाइम्स सल्फर, ठीक है ना। मतलब नाइट्रोजन, कार्बन, देखो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉमन, वो सभी में कॉमन है, बट इन द प्रोटीन नाइट्रोजन एंड सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट एंड फास्फोरस इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है और साथ में आपको यहां पे देखने को मिलता है एमिनो ग्रुप इज NH2 भी जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सभी के सभी एमिनो एसिड्स के अंदर कॉमन होगा, लेकिन कुछ चीजें अलग होने के कारण यहाँ पे एक R से एक वैल्यू बताई जाती है, जिसको हम आगे बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। उसको चेंज होने के कारण इनका नेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? चेंज जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोटीन जो होता है वो हमारी सेल के अंदर अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। चाहे जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करवाता है? वो आपका प्रोटीन चैनल कराता है, तो वहां पे रोल प्ले करता है। एंजाइम का बनना हुआ या किसी रिएक्शन को करवाना हुआ, वो सभी के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। जो प्रोटीन होता है उसका मोनोमर कहलाता है एमिनो एसिड। क्या कहलाता है? एमिनो एसिड। और जब यही मोनोमर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं तो उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और इस तरह की चेन को हम लोग प्रोटीन का जो है वो नाम देते हैं। इनके कई आपको स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या होता है, अल्फा हेलिक्स का पता है, सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स प्रोटीन के, जैसे कोलेजन एक टाइप की प्रोटीन होती है जो कि स्ट्रक्चरल और सपोर्ट प्रोवाइड कराने के काम में आती है, कनेक्टिव टिश्यू के काम में आती है, जैसे आपके लिगामेंट को बनाना हुआ वहां काम में आएगी, टेंडन को बनाना हुआ तो वहां काम में आएगी। कोलेजन इज वन अबंडेंट प्रोटीन जो हमको मैमल्स के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। साथ में हमारे बोन्स और हमारी स्किन के अंदर भी ये देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, जहां पे जो जनरली कंटेन करता है, एक ऐसी ग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि आयरन को कंटेन जो है वो करती है, ये हमारे ब्लड सेल्स में जो है वो मौजूद रहती है। इंसुलिन इज अंदर प्रोटीन जो हमारी ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का, ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम जो है वो करती है, ठीक है ना। अगर हमें ये सब ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसका भी इंपैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर बनता है। तो एमिनो एसिड एक मोनोमर है और उसके मिलने से बनता है हमारा पॉलीमर, इट मींस प्रोटीन बनता है, जिसके बारे में हम आपसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगला आता है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आप दो तरह के न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप डीएनए और आरएनए को पढ़ते हैं, लेकिन ये बने किससे होते हैं? इनका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये इनका बेसिक कंपोनेंट होता है जिससे बने होते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से आप बोल सकते हैं इसका जो मोनोमर होगा ना वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। जब कई न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियोटाइड किससे बने? न्यूक्लियोटाइड जो है जनरली बने होते हैं पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और आपके नाइट्रोजनस बेस। ये तीन चीजें मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाती है। और जब यही न्यूक्लियोटाइड आपस में कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक चेन बनाता है, एक बैकबोन बनाता है, जिससे आपका डीएनए और आरएनए बनके तैयार होता है, जिसके बारे में हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। और इसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर आप तमाम तरह के बेस, नाइट्रोजनस बेस को भी पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर आप एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन पढ़ते हैं इन द केस ऑफ डीएनए, और यूरेसिल को एक्सट्रैक्ट करते हैं थायमिन को हटा के इन द केस ऑफ
आरएनए। तो ये है आपका जो है बायो, जो भी हमने बताया। अब हम लास्ट पे आते हैं जिसका नाम है लिपिड। लिपिड बेहद इंपॉर्टेंट है। लिपिड जो है उनका कोई भी मोनोमर आप नहीं पढ़ते हो। लिपिड में जो आप जनरली देखते हो वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। कुछ लिपिड के अंदर आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी देखने को मिल सकता है। लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है, ये वाटर में जल्दी मिक्स नहीं होता है। वन टाइप ऑफ लिपिड आर द फैट। फैट भी एक तरह का लिपिड ही होता है जो कि स्टोर एनर्जी के काम में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फैट का जो वेट होता है भाई वो कम होता है। रीजन जानते हैं क्यों? फैट का वेट हमेशा कम इसलिए माना जाता है, अदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं एक अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले लूं और फैट ले लूं और बोलूं कि किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, सेम अमाउंट में हमें इतना बड़ा मैं कार्बोहाइड्रेट ले लूं, इतना बड़ा मैं फैट ले लूं, तो आप हमेशा जवाब देंगे फैट में। क्यों पता है? क्योंकि फैट कभी भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका वेट हमेशा कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले कम रहेगा। लेकिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो वाटर है, ग्लूकोज है, वो वाटर को टेकअप कर सकता है, इसलिए उसका वेट हमेशा ज्यादा होता है और वो स्टोर एनर्जी के फॉर्म में काम में नहीं आता इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फैट जो है वो काफी हद तक स्टोर एनर्जी करके रखता है। फैट जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। अगर वहां पे आपको सिंगल कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड देखने को मिला तो उसको हम लोग जनरली सैचुरेटेड बोलेंगे। जनरली ये चीजें जो आपको सैचुरेटेड फैट होती है वो आपको बटर वगैरह के अंदर देखने को मिलती है, अनसैचुरेटेड जो आपको फिश और प्लांट के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। अदर टाइप ऑफ लिपिड जो आपको देखने को मिलता है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, जो कि होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एक यूनिक शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, जो आपके मेम्ब्रेन को बाहर से जो है वो हाइड्रोफिलिक बनाता है और अंदर से जो है वो हाइड्रोफोबिक जो है वो बनाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। एक और टाइप का लिपिड आपको देखने को मिलता है जिसे हम लोग स्टीरॉयड कहते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर तमाम तरह के हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स वगैरह को बनाने में काफी ज्यादा काम में आता है। दैट्स इट गाइस, ये था आपके बायोमॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक इसको शेयर करिएगा और जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं बायोमॉलिक्यूल्स की ऐसी सीरीज लेकर के आऊंगा और पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक या दो टाइप के अदर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।